नाज़रीन, काफी पुरइसरार चीजें हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका से नई धमकियां हैं, अमेरिकी बिल्डअप जारी है। एक रिवायती पॉलिसी है कि ईरान को और बाकी ओआईसी मुल्कों को जब वो डिस्ट्रॉय करना है और उन पर जंगें छेड़नी हैं, तो इस अंदाज में और इस रिवायती पॉलिसी के मुताबिक तो मजीद जंगें ही होंगी। ईरान पर और बड़े हमले होंगे, फेजेस के अंदर आकर वो मजीद जंगें जब छेड़ेंगे और ईरान को आखिरकार जब वो लिबिया और शाम की तरह बनाना चाहेंगे। एक तरफ ये सारी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका से ये स्टेटमेंट्स भी अब आना शुरू हो गई हैं पिछले कुछ घंटों से, जिसमें ना सिर्फ ट्रंप बल्कि ट्रंप इंतजामिया के जो बाकी लोग हैं, चाहे ट्रेजरी सेक्रेटरी हो, चाहे इवन व्हाइट हाउस की तर्जमान हो, वो ये कह रही हैं कि बहुत जल्द जब जंग खत्म होने वाली है, ईरान की जंग जब वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस सारे मामले में उम्मीद की और एतमाद की वाहिद किरण है। चूंकि पहली बार ना सिर्फ ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की जंगों में एक ट्रूली न्यूट्रल जो मीडिएटर है वो आ चुका है। इससे पहले आप देखिए जो भी जंगें हो रही थी उसमें अमेरिका ही मीडिएटर था, जो कि असल में एक पार्टी भी है, उसकी वजह से सारी जंगें हो रही है, और वो दरमियान में सालिस भी था। पहली बार इस जंग में एक ट्रू जो मीडिएटर है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, काबिल एतमाद है, क्रेडिबल है, उसकी एंट्री हुई है और उसने फिर एक जंगबंदी करवा के दे दी है और अभी तक वो जंगबंदी जो है वो सस्टेन कर रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, फिर सारी दुनिया के लीडर जो है वो पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, यानी वो सब पाकिस्तान के रोल को, अभी रशिया की स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के रोल को जब वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक उम्मीद की वाहिद किरण इस वक्त बनी हुई है कि दुनिया को एक उम्मीद है, एतमाद है कि यहां से अमन का रास्ता जब निकलेगा इस डिप्लोमेसी के जरिए। तो इसलिए ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक मुआहिदा यहां से जब तय पा जाए। लेकिन आखिरकार इन दी एंड इस पटारी में से क्या निकलेगा, एक अमन मुआहिदा या फिर एक और बड़ी जंग, जमीनी जंग की सूरत में, या और वाइडर वॉर, ये कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। दोनों सूरतें, एक वो रिवायती पॉलिसी है और इजराइल की ख्वाहिश है और मोसाद चीफ और नेतन्याहू का बिल्कुल अनाउंसमेंट है, अल-ऐलान उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जारी है और फिर ट्रंप इंतजामिया इजराइल के कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ अब दुनिया की जरूरत कि यहां पर जंगबंदी होनी चाहिए और पाकिस्तान का रोल, और सारी दुनिया पीछे खड़ी और सपोर्ट कर रही है। अभी उर्दुगान की बात है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, अभी वो इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं, तो उर्दुगान को वो फोन कर रहे हैं, नेटो मेंबर है दोनों, तो दुनिया इस तरह से कोशिश कर रही है कि यहां पर जब वो कोई रास्ता निकाला जाए। सो एट द एंड इस पटारी में से क्या निकलेगा, हतमी तौर पर जब वो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों चीजें जब वो साथ साथ जारी हैं, देखते हैं कि अमन जीतेगा या फिर वो रिवायती जो पॉलिसी है जंगों की और इसराइल की जो साजिशें हैं वो आखिरकार जब कामयाब होंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है, अमेरिका के लिए जंग में पहले दिन से कुछ नहीं है। अमेरिका को जितना वो यहां पर कियोस फैलाएगा, जितना वो मामलात को जंगों की तरफ धकेलेगा, उतना ज्यादा मिडिल ईस्ट से जो उसका विड्रॉल है वो तय है। इस वक्त जो ईरान को एक बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है कि लेबनान का सीजफायर होने जा रहा है, ईरानी प्रेशर के अंदर लेबनान का सीजफायर होने जा रहा है, जो कि जाहिर है कोई सोल्यूशन तो नहीं है, कोई मुकम्मल मुआहिदा तो नहीं होने जा रहा, ना ही इजराइल की वायलेशन जब रुकने जा रही है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है कि लेबनान में सीजफायर ऑन प्रेशर जब वो इन्फोर्स होने जा रहा है। बाकी जाहिर है एक बात जो दूसरी और क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है कि जब तक इजराइल और नेतन्याहू मौजूद है, यहां पर हतमी कोई अमन, एक मुसलसल पायदार अमन जो है वो नहीं हो सकता। सो पॉजेज आ सकते हैं 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का। अगर ये मुआहिदा हो भी जाता है जिसकी कोशिश की जा रही है, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, तो वो भी ज्यादा से ज्यादा चंद साल मुआहिदा होगा, उसके बाद फिर इजराइल कोई नई जंगों के साथ जब वो आ जाएगा। सो इसलिए मसला फलस्तीन को हल करना, इजरायली बदमाशी का खात्मा करना, ये वो आखिरी रास्ता है, असल रास्ता है जो पायदार अमन की तरफ लेकर जाएगा। बहरहाल लेट्स सी, लेबनान में सीजफायर जब वो हो सकता है इस वीडियो के दरमियान खबर आ जाए, कुछ घंटों के बाद खबर आ सकती है। ये एक बड़ी कामयाबी जब वो होने जा रही है। अब ट्रंप की जो मेंटल हेल्थ है उस पर डिबेट अमेरिका में और ज्यादा तेज हो गई है, खासकर जब से ट्रंप ने पोप को जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसके बाद से ये डिबेट ज्यादा हुई है, क्योंकि कोई नॉर्मल शख्स वो इस तरह की कोई बात कर नहीं सकता, एक बिला वजह की, और एक इतनी काबिल एहतराम पर्सनैलिटी है, वो सिर्फ यही कहना ना जंगबंदी होनी चाहिए। अब पोप क्या कहेगा, नहीं और बम मारो, पोप को ये कहना चाहिए। वो भाई सारी, चाहे वो मुस्लिम दुनिया के रिलीजियस स्कॉलर्स हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे कोई और हों, भाई वो तो यही कहेंगे ना, अमन की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे, जंगबंदी की बात करेंगे, उन्होंने तो यही कहना है ना। तो उनकी सिर्फ इतनी बात भी ट्रंप से कबूल नहीं हुई। तो इसलिए जो मेंटल हेल्थ वाली डिबेट है वो वहां पर और ज्यादा शदीद हो गई है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन इस तरह का लैंग्वेज और इस तरह का फटा जवाब अपने सर ले नहीं सकता। और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत बुरे तरीके से जो कैथोलिक वोटर्स हैं वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे और बहुत बुरे तरीके से शिकस्त जो वो मिड टर्म इलेक्शन में हो सकती है। इसी के साथ एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है, पीट हेसेथ इसको इंपीच करने जा रहे हैं, वो रेजोल्यूशन जब वो लाई जा रही है इसकी इंपीचमेंट की, और उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है जो उन्होंने रीजन बताई है कि मिस यूज ऑफ पावर, रैकलेस डिसीजंस, ये सारी बातें, और रैकलेस हैंडलिंग ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जब उसमें उन्होंने शामिल की हैं। सो ये शिकस्त का सबूत है, फातहीन को इस तरह से रिमूव नहीं किया जाता, ये शिकस्त का सबूत है। तो खुद ट्रंप इंतजामिया एक बहुत बड़े क्राइसिस का जो शिकार है, होती चली जा रही है। जो सर्जेई लेवरोव हैं, उन्होंने ज़ाहिर बीजिंग में मौजूद हैं, तो वहां से उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा
कि अरब वर्ल्ड को यह बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया है वो इस वजह से बंद किया कि ईरान पर जंग मुसल्लत हुई है। ये रशिया और चाइना का दोनों का मैसेज है अरब वर्ल्ड को, क्योंकि सर्जेई लैवरोव जो है वो चाइना से ये मैसेज दे रहे हैं, बीजिंग में खड़े होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि अरब वर्ल्ड इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया है वो सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि ईरान पर जंग मुसल्लत हुई है। अगर ईरान पर हमला ना होता तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो बंद ना करता। उनके कहने का मतलब ये भी है कि जब यहां पर कोई अमन मुआहिदा तय पा जाता है, ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाती है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल भी देंगे। यूनाइटेड नेशन ने तमाम मेंबर स्टेट्स को यह कहा है कि वो इसराइल को असलहा सप्लाई बंद करें, यानी उन्होंने पूरी दुनिया की रियासतों को कहा है कि इसराइल को असलहा सप्लाई जो बंद किया जाए। अगर वेस्ट से इसराइल को असलहा सप्लाई ना आ रहा हो तो इसराइल अपनी ये बमबारी जारी नहीं रख सकता। इस वक्त लेबनान में इसराइल जो है वो विलेजेस के विलेजेस सफाई से मिटाता चला जा रहा है, इतने खौफनाक बम वहां पर गिर रहे हैं। और यूरोप खामोश है, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जिस दर्जे की इन्होंने मुनाफकत दिखाई है। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, ये मुनाफकत कभी खत्म नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस ईरान शिकस्त दे। जब तक इनको एक जंग में बड़ी शिकस्त नहीं हो जाती, जब तक इसराइल को जंग में बड़ी शिकस्त नहीं हो जाती, वेस्ट की मुनाफकत नहीं बदलेगी, क्योंकि जब शिकस्त होगी तो ही वो क्वेश्चन करेंगे अपने कंडक्ट को कि हमें जो शिकस्त हुई है उसकी वजह क्या है। तो वो जो आवाजें उठ रही हैं यूरोप से, वेस्ट से कि हमें इसराइल की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो और ज्यादा पावरफुल होंगी। इसलिए शिकस्त ही है जो सब कुछ बदलेगी और इस बदमाशी का खात्मा करेगी। अच्छा, यूरोप से खबर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है ये इंटरनेशनल लैंडस्केप के ऊपर, इंटरनेशनल ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ये सबसे बड़ी खबर है कि यूरोप अमेरिका के बगैर नेटो बनाने जा रहा है और चलाने जा रहा है। यानी यूरोप ने एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना लिया है कि नेटो सस्टेन करेगा, नेटो लाइक अलायंस होगा, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं होगा। यह बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह सबसे बड़ा यह सिक्योरिटी लैंडस्केप के ऊपर यह वाकया है कि नेटो का खात्मा, अमेरिका का विड्रॉल, और यूरोप अपना एक अलायंस है वो बना रहा है माइनस यूएस, नेटो माइनस यूएस, ये वो करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है। और यूक्रेन की जंग जो है वो इंटेंसिफाई हो रही है। रशिया ने कहा है कि यूरोपियंस बजाय कि वो जंगबंदी की तरफ जाएं बल्कि वो जंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, यूक्रेन को सप्लाई वो जारी रखे हुए हैं। सो ये जंग जो है वो काफी ज्यादा खौफनाक इख्तिताम और अंजाम को पहुंच सकती है, जिसमें मामलात न्यूक्लियर की तरफ चले जाएं या कुछ भी बहुत खौफनाक इसका अंजाम हो सकता है अगर ये जंग 2, 3 साल, 4 साल इसी तरह से जारी रही। क्योंकि यूक्रेन जो है वो रशिया के अंदर जाकर जो इनकी इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, जो एनर्जी साइट्स हैं, उनको निशाना बना रहा है और रशिया डैमेज हो रहा है। वो कब तक अपना ये डैमेज एब्जॉर्ब करता रहेगा? और जो यूक्रेन की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी डीप इनसाइड अटैक करने की, सो रशिया के लिए एट सम पॉइंट जाकर आज से साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जंग तो जारी होगी, तो फिर कुछ ना कुछ उनको बड़ा फैसला जो वो करना पड़ेगा। सो यूरोप का कोई इरादा नहीं है फिलहाल यूक्रेन की जंग रोकने का। इस वक्त एक और जो बड़ा फिनोमेना हो रहा है वो ये है कि जो पैसिफिक नेशंस हैं वो मिलिटराइजेशन की तरफ वापस जा रही हैं, जिसमें सबसे बढ़कर जापान है। जापान से खबर बहुत बड़ी है। जापान ने अपना जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने उसको तब्दील कर दिया पहली बार, और ऑफिशियली उस पर जापान की प्राइम मिनिस्टर जब वो अनाउंसमेंट करने जा रही हैं। जापान जो है वो मिलिट्री को मजबूत करने जा रहा है, ताकतवर मिलिट्री बनाने जा रहा है, और साथ जापान जो है वो वेपन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इससे पहले जापान उस तरह से वेपन्स को एक्सपोर्ट नहीं करता है, बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने जा रहा है। जापान मैसिव लेवल के ऊपर जो वेपन्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा और उनको एक्सपोर्ट करेगा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हो रहा है। यानी वो अपना सारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो तब्दील करने जा रहे हैं। उसकी एक वजह यह है कि अमेरिका चूंकि अनरिलायबल हो चुका है, अब उनको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है। दूसरा यह है कि वो चाइना को एक बड़ी पावर के तौर पर नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने आप को एक बड़ी मिलिट्री पावर जब बनाने जा रहे हैं। और चाइना कह रहा है कि हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे, जापान का मिलिटराइजेशन होना और न्यूक्लियर होना ये हम कबूल नहीं करेंगे। तो वो खित्ता भी एक बड़ी कशीदगी की तरफ जब वो बढ़ रहा है। और ताइवान का मसला ज़ाहिर है उस दरमियान मौजूद है, जिस पर जापान के प्राइम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि वो मिलिटरीली वहां पर आएंगी। जापान मिलिटरीली जब वो ताइवान की मदद को जब वो आएगा, तो ये एक मसला है कि इसको दुनिया कैसे सॉल्व करेगी। और आईएईए ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया सीरियस लेवल के ऊपर और बहुत बड़े लेवल के ऊपर न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है, ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपैंड कर रहा है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन। तो ठीक है, यानी आईएईए कह रहा है बिल्कुल जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनकी मैसिव प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। बट आईएईए को इजराइल का आर्सेनल नजर नहीं आता। आईएईए की ये जरूरत नहीं है कि वो इजराइल में जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन कर सके, लेकिन आईएईए को ईरान का न्यूक्लियर जो है ही नहीं वो भी नजर आता है, और नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है वो भी नजर आता है। सो अमेरिका के पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इजराइल के पास खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है, आईएईए दाखिल भी नहीं हो सकता इजराइल में। तो ये भी तो आप मुनाफका देखें ना। ईरान एनपीटी का मेंबर है, ईरान में आईएईए जाकर इंस्पेक्शन करता रहा है। ईरान का प्रोग्राम जो वो मुकम्मल सिविलियन प्रोग्राम है और इंटरनेशनली मॉनिटर प्रोग्राम है। इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखता है, कोई सर्विलेंस नहीं है, एनपीटी का वो मेंबर नहीं है, आईएईए वहां पर दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन यूरोपियंस को ईरान का नजर आता है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन उनके पास है ही नहीं, लेकिन इजराइल के न्यूक्लियर वेपन उनको नजर ही नहीं आते। यानी ये एक ऐसी चीज है कि जो ही इसका तज़किरा आता है उस पर सब आंख और कान और जुबान बंद कर लेते हैं।
पहली बात तो यह है कि इसका तज़किरा आने नहीं दिया जाता। वेस्टर्न मीडिया ने कब कब सवाल उठाया है, कब कब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कब कब टॉक शोज किए हैं, कब कब आर्टिकल्स लिखे हैं इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। ये भी आप डबल स्टैंडर्ड देखें ना, और इसके ऊपर आज अल जज़ीरा ने सुर्खी भी लगाई है और उन्होंने लिखा कि क्या ये डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट के कि ईरान के पास तो न्यूक्लियर है ही नहीं और इजराइल के पास न्यूक्लियर भी है, फिर भी वेस्ट को नजर नहीं आते। सो मैंने आपको बताया कि इस डबल स्टैंडर्ड का खात्मा भी एक शिकस्त के साथ ही होगा, इससे पहले ये नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है ज़ाहिर है वो तेहरान गए और पूरी दुनिया में इस विजिट को डिस्कस किया गया है, बड़ा गैर मामूली विजिट है। और उसमें भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब वो वहां पर यूनिफॉर्म में उतरे, अगेन उन्होंने सिग्नल दिया कि भाई पाकिस्तान की जो फौज है वो किसके साथ खड़ी है। जब यहां पर ईरानी डेलीगेशन आया था उसको भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूनिफॉर्म में रिसीव किया, लेकिन जो अमेरिकन डेलीगेशन आया उसको सूट में जाकर रिसीव किया। तो यहां पर फिर वो यूनिफॉर्म के अंदर उतरे हैं तेहरान में। इसके साथ फिर एक और तस्वीर सामने आई जिसमें वो सूट में मौजूद हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म में नहीं लेकिन सूट में मौजूद है, लेकिन उन्होंने टाई नहीं लगाई है। सो ये एक और सिग्नल है, क्योंकि जो ईरानियंस हैं वो टाई नहीं लगाते हैं। तो ये यानी कि फील्ड मार्शल की तरफ से ईरानी जो कल्चर है उसको रिस्पेक्ट किया गया है और बताया गया कि हम कितने हम आहंग हैं। सो उन्होंने वहां पर टाई नहीं लगाया। तो ये दोनों सिग्नल्स हैं जो वहां से जब सामने आए। सो काफी डिप्लोमेसी पाकिस्तान जब कर रहा है, एंड अगेन मैंने आपको बताया कि यही वो क्रेडिबल डिप्लोमेसी है जिससे दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हुई, इसके सिवा भी कुछ भी नहीं। बाकी ज़्यादा उर्दगान इन्वॉल्व हैं, MBS इन्वॉल्व हैं, कतर के अमीर इन्वॉल्व हैं, मिस्र के सदर जो वो इन्वॉल्व हैं, और ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं अगर कोई मुआहिदा हो जाता है। ईरानी सदर भी आएंगे, ट्रंप भी आएंगे। सो इस मुआहिदा करवाने की पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, चाहे ये कुछ साल ही का क्यों हो, बाद में फिर आकर जो है वो अटैक हो जाए, जो कि ज़ाहिर इजराइल जब तक मौजूद है वो ईरान को ताकतवर होता हुआ नहीं देखेगा, वो फिर आकर कभी ना कभी जब वो अटैक करेगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त कोशिश यही है कि कोई इस तरह का मुआहिदा करवा दिया जाए। अब जरा हेडलाइंस आखिर में देखिए कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको हम ज्वाइंटली ऑपरेट कर सकते हैं, ईरान और अमेरिका मिलकर जो उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये उसने बात की है। इनकी बातों का कोई एतबार नहीं है। ईरान कहे कि ओके ठीक है हम मिलकर चलाएंगे, अमेरिका कहे कि वो इससे मुकर जाए, यानी वो बार बार ईरानी कमजोरियों को भी तहस करता है ना, तो इसकी कोई इन बातों की अहमियत नहीं है। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो प्रपोजल शायद ईरान को दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऐसे किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। वाई? हमने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह के किसी भी प्रपोजल को जिसमें अमेरिकी प्रेजेंस हो उसको एक्सेप्ट करने से ईरान अमेरिकी प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में कबूल कर लेगा। सो उसकी जो सारी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है वो जाती रहेगी, क्योंकि ईरान की सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन ही ये है कि अमेरिका और दूसरी गैर मुल्की ताकतें जब इस रीजन से निकलें और हम OIC ममालिक मिलकर इस रीजन की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो यहां पर आकर इंतशार फैलाने वाले हैं। तो ईरान अगर अमेरिकी प्रेजेंस को कबूल कर लेता है तो अब वो सिर्फ एक मकारी है, अपनी यहां पर इंटरफेरेंस को लीगलाइज करना है। वो फिर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तक नहीं रहेगी, फिर वो बहुत आगे तक जाएगी और कोई भी बहाना बनाकर वो फिर ईरान पर हमला कर देंगे। तो इसी साथ वो अपनी जो बेसेस हैं उनको भी दोबारा बनाएंगे। ईरान कभी इस तरह की बात को कबूल नहीं करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। और अमेरिकी जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि वॉर इज नियरिंग इट्स एंड। ये अभी वो शख्स है जिसने 48 घंटे पहले ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट किया और कहा कि चाइना का ऑयल भी नहीं जाएगा, अब ये कह रहा है कि जंग खत्म होने जा रही है। यानी ये वो स्टेटमेंट्स हैं वहां से आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया काफी पुरस्कार चीजें। व्हाइट हाउस ईरान के साथ टॉक्स जब वो बड़ी अच्छी जा रही है, और न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि ट्रंप का जो इरेटिक बिहेवियर है और एक्सट्रीम कमेंट्स हैं रिवाइव मेंटल हेल्थ डिबेट। खास तौर पर ट्रंप ने जो ये धमकी दी कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा देगा, पोप के ऊपर जो उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की, सो इससे ये डिबेट वहां पर बढ़ रही है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है। अमेरिकी जो सेंटकॉम है, ज़ाहिर वो अमेरिकी ही है, सेंटकॉम ने कहा कि पिछले 48 घंटों में कोई जहाज हमारे ब्लॉकेड को तोड़कर नहीं गुजर सका है, हालांकि ईरानी और चाइनीज और सारे जहाज को गुजर रहे हैं। बहरहाल वो ये क्लेम कर रहे हैं। BBC ने लिखा है कि ट्रंप और पोप लियो का जो रिफ्ट है में इरोड कैथोलिक वोटर सपोर्ट। BBC की रिपोर्ट है कि कैथोलिक वोटर जो है ट्रंप के वो वोट नहीं डालेंगे और एक बड़ी डिफीट जब हो सकती है। अब आप देखिए ट्रंप इंतजामिया के बाकी लोग भी ट्रंप को खुश करने के लिए इस लड़ाई में आगे हैं। जो स्पीकर माइक जॉनसन है उसने भी पोप के हवाले से ऐसी ही कुछ बातें की हैं। उसने कहा कि ही शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स। अगर वो पॉलिटिक्स में कोई रिलीजियस फिगर जो है, पोप जो है, वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे तो वैसा ही उनको जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुझे यह बात इनकी अच्छी नहीं लगी जो इन्होंने कहा कि जंगें छेड़ने वालों की दुआएं गॉड नहीं सुनते। देयर इज समथिंग कॉल्ड द जस्ट वॉर। उन्होंने कहा, माइक जॉनसन ने कहा कि कुछ ऐसी जंगें भी होती हैं जिनको जस्ट वॉर कहा जाता है, यानी वो इंसाफ पर मुबनी जंगें होती हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि ईरान पर जो जंग है, जो गजा में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, ये इंसाफ पर मुबनी, ये जस्ट वॉर है उनकी। बहरहाल अब आप अंदाजा कर सकते हैं। देखें इस तरह की बातों को पीट हैसत जो है या ट्रंप जो बातें कर रहा है या इसकी इंतजामिया के, अब ये माइक जॉनसन जो इसने बात की है, इसको आप काउंटर नहीं कर सकते इन बातों को। क्यों? क्योंकि ये प्रोफाउंडली ही गलत है। ये इनके आर्ग्यूमेंट्स बुनियाद में ही गलत है, आप क्या काउंटर करते रहेंगे? जिनकी बेस ही बुनियाद ही गलत है। मतलब
अब पोप ने क्या इंटरफेयर किया जी पॉलिटिक्स में? पोप ने यही कहा ना कि भाई आप जंगबंदी की तरफ जाएं। ये पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कैसे होगी भाई? क्या पोप ने यह कहा है कि ट्रंप को वोट मत डालो? समझ रहे? सो ये इनकी बातें पीठ है, तो उसको क्या जवाब आप देंगे? वो अमेरिकन एक्सपर्ट भी सर पकड़ कर बैठे हुए कि इसकी बात का हम क्या जवाब दें? सो दे आर प्रोफाउंडली रॉन्ग। उनका जो वर्ल्ड व्यू है दैट इज प्रोफाउंडली रॉन्ग। और ट्रंप की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उस पर न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है कि इस पर तो डिबेट हो रही। सो अल जजीरा ने लिखा कि डबल स्टैंडर्ड्स, व्हाई ईरान न्यूक आर स्क्रूटनाइज्ड, इजराइल गेट अ पास। ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सबकी नजर है, लेकिन इजराइल के ऊपर नजर क्यों नहीं जाती? और रशिया ने कहा, रशिया के स्पोक्स पर्सन ने, कि हम ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल इदारे हैं जैसे IAEA है, वो आज तक ये सबूत नहीं दे सके कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा था। उसके बावजूद ईरान पर हमला हुआ इस जवाब के साथ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा था। सो रशिया ने कहा कि हम रिमाइंडर देना चाहते हैं कि सबूत आज तक कोई नहीं पेश कर सका। और ईरान ने साइबर अटैक्स किए हैं इजरायली मुसाद के ऊपर, और ईरान ने पेट्रोकेमिकल जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया है, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर अटैक हुए थे तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह जारी है। सो उन्होंने वो फिलहाल रोक दी एक्सपोर्ट। इजरायली मीडिया कह रहा है कि हिजबुल्लाह का जो पावर है उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं है। फ्रस्ट्रेशन राइजेस। ये आप देखें, ये हमास से नहीं लड़ सकी ये इजरायली फौज, और हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकी, ये ईरान से क्या लड़ेगी? ये उतारे नजर ईरान में फौज। ये इजराइल जो है बड़ी मकारी से अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा इसका टूल जो वो डिवाइड एंड रूल है, अरबों को खामोश रखना, रीजन को डिवाइड रखना, फलस्तीनियों को आइसोलेट करके रखना कि कोई उनकी मदद को ना आ सके, ईरानियंस को के ऊपर अमेरिका से हमला करवाना, खुद जो है वो फलस्तीनी सिविलियंस के ऊपर जुल्म करते रहना। इनकी फौज सिर्फ यही कर सकती है, ये एक रियल वॉर नहीं लड़ सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे इजरायली जेलों में दुनिया के खौफनाक तरीन नाकाबिले बयान मजालिम किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हैं, रूटीन की बात है। और जिनसी तशद्दुद जो है, चाहे वो फलस्तीनी औरतें हों चाहे वो फलस्तीनी मर्द हों, उनके साथ जो टॉर्चर है, ज्यादती है, ये वहां पर मामूल की बात है। और हाईएस्ट अथॉरिटीज इसको अलाउ करती हैं कि इनके साथ ये करो। तो फिर भी ना ही अरब जाग सके हैं और ना ही OIC जाग सकी है जो फलस्तीनी औरतों के साथ, मर्दों के साथ, बच्चों के साथ वहां पर हो रहा है। तो वैसे कैसे दुनिया जस्टिफाई करेगी जो कुछ गजा में इजराइल ने किया है? तो हिजबुल्लाह के कमेंट्स आए हैं कि लेबनीज गवर्नमेंट ने जाकर जो वहां पर अमेरिका में इजराइल से बरहरास्त मुज़ाकरात किए हैं जब यहां पर बम गिर रहे थे, ये एक शेमफुल एक्ट है। और लेबनन सीज फायर एक्सपेक्टेड आफ्टर ईरानियन प्रेशर, ईरान के प्रेशर में। और अब फिर एक और चीज देखें, इजराइल ने सोमालीलैंड में अपना एम्बेसडर जब वो भेज दिया है। ये पहला कोई गैर मुल्की एम्बेसडर है जो सोमालीलैंड गया है। अब आप मुझे बताएं कि इजराइल तो हर किसी के मफादात के लिए खतरा है। अब ये सऊदी, टर्की, ये उनके मफादात के लिए खतरा है कि सोमालीलैंड में वो अपना एम्बेसडर भेज रहे हैं। ये चाइना के मफादात के खिलाफ है। तो इनको सोचना चाहिए कि उनका मामला सिर्फ फलस्तीन के साथ नहीं है, उनका मामला सबके साथ है। आज जो गजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने नंबर्स बताए, 72,344 शहादतें हैं, 1,72,242 जख्मी हैं। ये अभी उनके नंबर्स हैं और पता नहीं सारे मलबे से निकाले जा सके हैं या नहीं निकाले जा सके। दुनिया इसकी जस्टिफिकेशन कैसे देगी? और जो कुछ गजा में हुआ है, जब तक इसका इंसाफ हो नहीं जाता, ये जुल्म जो है वो दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। यूरोप एडवांसेज यूरोपियन नेटो एज US ट्रेन्स अलायंस। यूरोपियंस ने अपना नेटो तैयार कर लिया। ये इंटरनेशनल एरिना के ऊपर सबसे बड़ा वाकया होने जा रहा है। और 27 कंट्रीज जो हैं, जिसमें रीजन के मुल्क भी हैं, यूरोप भी है, वो साइप्रस में मुलाकात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से। और बड़ी खबर यह है कि स्टारमर के ऊपर बहुत प्रेशर है। अभी ट्रंप ने यह भी कह दिया कि बरतानिया के साथ जो ट्रेड डील है उसको वो रिव्यू करेगा। ये बहुत बड़ा वाकया। इस तरह से अपने इत्तेहादियों को डील करना, इससे अमेरिका के इत्तेहादी उससे मजीद दूर होंगे, धमकियां देना इस तरह से, यानी कोई एतमाद नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील जब बरतानिया से खत्म कर सकते हैं। सो स्टारमर सेज ही इज नॉट गोइंग टू यील्ड टू प्रेशर फ्रॉम ट्रंप ऑन ईरान वॉर। उसने कहा हम किसी सूरत जब ईरान वॉर का ऐसा नहीं बनेंगे, ट्रंप ने जो प्रेशर डालना डाल ले। और पोलैंड के पार्लियामेंट के एक मेंबर जो हैं वो इजरायली फ्लैग लेकर आए और उसके ऊपर नाजी जो साइन है वो बना हुआ था कि इजराइल की फौज आज फलस्तीनियों के साथ और रीजन में ये मजालिम ढा रही है जैसे नाजी। चूंकि ज़ाहिर है वो नाजी जर्मनी जो उनका सबसे बड़ा विलन है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट वो किया। जर्मन चांसलर के ऊपर सर्वे सामने आया है, पोल सामने आया है, वो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट साबित हुए यूरोप में। अब आप जरा अंदाजा करें, ये वो गवर्नमेंट्स हैं जो ईरान के रिजीम के कहते हैं वो बहुत बुरी है, वो बहुत अनपॉपुलर है, वो फलानी है। खुद आप ये देख लें। और ये सबसे बड़े सपोर्टर हैं इसराइल के और हैं अभी भी। इनको मौका मिले तो ये ईरान को तबाह कर दें और ग्रेटर इसराइल बनाने में 1 मिनट भी ना लगाएं। तो ये इस वक्त की जनाब अली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज लगा कर इजाज़त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।